नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका इस छोटे से YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको कि हम बोल रहे हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। बेसिकली ये जो कर्व बनता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, इसको बनाने में इतनी मुश्किल नहीं आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और कभी कभार तो सिर्फ इस कर्व के ऊपर ही एडवांस तक में क्वेश्चन आ भी गया है। तो इसलिए आप इस कर्व को सिर्फ अपने सीबीएसई एग्जाम तक सीमित मत रखना कि नहीं हमने सिर्फ सीबीएसई एग्जाम के लिए इसको याद कर लिया, ये ऐसे हमने बना दिया, ये पॉइंट इलास्टिक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, वगैरह वगैरह। तो आज हम इस कर्व को बहुत डिटेल में और बहुत डीप में जानने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद उससे जो जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, सीबीएसई में कैसे अराइज हो सकते हैं उनको अलग देखेंगे, कंपटीशन में कैसे अराइज हो सकते हैं उनको हम अलग देखेंगे। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं इस मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन को, जिसका नाम है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो चलिए आइए देखते हैं इस कर्व के बारे में। तो बेटा हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे आज? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। थोड़ा सा मैं बता दूं आखिर इसमें होने क्या वाला है। होता क्या है यहां पर कि आपको कोई भी एक बॉडी दी जाएगी, और उस बॉडी पे आप धीरे धीरे स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे। जब स्ट्रेस लगा रहे हैं उसे आप इंक्रीज करेंगे, एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये देखेंगे कि स्ट्रेन क्या बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात, इस कर्व को समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होते क्या हैं। जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, क्योंकि बिना उन्हें जाने आप इस कर्व को ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा इसे ध्यान रखना कि यहां पर हम करने क्या वाले हैं। तो यहां पर हम ये करेंगे कि हम यहां प्लॉट करेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग स्कूल में पेपर में जब भी क्वेश्चन करते हैं, और एक बड़ी भयानक गलती कर देते हैं, बवंडर वाली गलती कर देते हैं, वो ये है कि यहां पर उस क्वांटिटी को सही से नहीं लिखते हैं। यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं स्ट्रेन, एक्स एक्सिस में प्लॉट हो रहा है स्ट्रेन, और वाई एक्सिस में प्लॉट हो रहा है स्ट्रेस। कुछ लोग तो इसको उल्टा लिख देते हैं, भाई अगर इसे उल्टा कर दिया ना तो ग्राफ भी उल्टा बन जाएगा। और एडवांस में यही हुआ था एक बार, यहां पर प्लॉट हो रहा है स्ट्रेस और यहां पे प्लॉट हो रहा है स्ट्रेन। तो इसे आप पहले ध्यान से रखिएगा। अब देखिए हम इस ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो जब इस ग्राफ को बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक पुरानी बात मैं याद दिलाऊं जो आपको पता होगी कि कॉन्सेप्ट है छोटा सा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से ये कहता था कि अप टू इलास्टिक लिमिट, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, अप टू इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। यानी इलास्टिक लिमिट तक आप जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेस भी बढ़ेगा, या फिर जितना आप स्ट्रेन बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, या जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है। तो यहाँ पे है क्या? अगर आपने स्ट्रेस को जीरो किया तो स्ट्रेन भी जीरो होगा, अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन ये कहां तक होगा? अप टू इलास्टिक लिमिट तक। तो यानी अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस जीरो है, तो यानी स्ट्रेन भी जीरो होगा। तो मतलब क्या हुई? इस ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होगी? ओरिजिन से। इसकी स्टार्टिंग होगी ओरिजिन से। आपने जितना स्ट्रेस बढ़ाया उतना स्ट्रेन बढ़ा, जितना स्ट्रेस बढ़ाया उतना स्ट्रेन बढ़ा, जितना स्ट्रेस बढ़ाया उतना स्ट्रेन बढ़ा, यानी लाइन ये सीधी आ गई। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं O, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं A। तो इस नीले कलर वाली लाइन को ध्यान से देखो, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। और बहुत ध्यान से सुनना इस बात को,
अगर आपने O और A के बीच में, O और A के बीच में कहीं पर भी स्ट्रेस जीरो कर दिया, यानी जितना आप स्ट्रेस लगा रहे हैं उसे आपने हटा दिया, तो तुरंत भाई स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, यानी कि बॉडी अपने शेप को पूरी तरीके से रिगेन कर लेगी। यानी कि इन बिटवीन O और A के बीच में कहीं पर भी आपने स्ट्रेस को जीरो किया तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, मतलब बॉडी आपकी अपने शेप को पूरी तरीके से रिगेन कर लेगी। यानी हम कह सकते हैं, इसमें हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है O to A, जो आपकी बॉडी है, बॉडी वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक है। वो बॉडी कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है। कहां से? O से लेके, सॉरी मैंने B लिख दिया, गलती हो गई बेटा, O से लेके A तक जो आपकी बॉडी है वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब आपने क्या किया, A तक तो आपने स्ट्रेस लगा ही दिया था, आपने इस समय स्ट्रेस को हल्का सा बढ़ाया। क्या कहना? हल्का सा बढ़ाया। और अब जब आप इसे हल्का सा बढ़ाएंगे ना, तो ये जो शेप है आपका, ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये लाइन हल्की सी कर्व होगी, हल्की सी कर्व होगी, ज्यादा नहीं, हल्की सी कर्व होगी ऐसे। वैसे तो ये रीजन बड़ा छोटा होता है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे तक बना दिया। तो लाइन हल्की सी आपकी कर्व होगी, और यहां पर अगर आप स्ट्रेस जीरो करते हैं, कहां पर? अगर आप A से लेके B तक स्ट्रेस जीरो करते हैं, तब भी बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेगी। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, O से लेके A तक भी बॉडी कंप्लीट रिगेन कर रही है, A से लेके B तक भी बॉडी कंप्लीट रिगेन कर रही है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें? तुम डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हो कि O से लेके A तक बॉडी को ले सकते हो परफेक्टली इलास्टिक, और आप A से लेके B तक बॉडी का जो नेचर है, आप बॉडी को ले सकते हैं सिर्फ इलास्टिक। यानी कि अगर इन जनरल टोटल बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ बॉडी is elastic. Nature of body is elastic in the region कहां पे? O to B तक, यहां तक बॉडी हमारा नेचर कैसा रखेगी? इलास्टिक। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख रहा हूं, आपको इसका लिंक आपके इसमें दे दिया जाएगा इसके नोट्स के बारे में। और ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट A को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और पॉइंट B को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। तो बेटा अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आखिर हम ग्राफ ये कैसे कैसे बना रहे थे, हमने अभी तक पॉइंट A तक बोला कि पॉइंट A तक आपकी जो बॉडी है वो परफेक्टली इलास्टिक है, उस लेके A तक, और A टू B आपकी बॉडी हमने सिर्फ इलास्टिक बोला, या कंप्लीट आप O टू B बॉडी को इलास्टिक कह सकते हैं। पॉइंट A को मैंने बोला प्रोपोर्शनल लिमिट, और पॉइंट B को मैंने बोला इलास्टिक लिमिट। एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं कि हम यहां पर बोल के चल रहे हैं कि O से लेके B तक जो नेचर है बॉडी का वो कैसा है? इलास्टिक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इलास्टिक बिहेवियर रहेगा, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आएगी मेन कहानी। तुमने क्या किया? B तक हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन अगर यहां पर भी O से लेके B के बीच में कहीं पर भी आपने अगर स्ट्रेस को जीरो किया,
तो बॉडी में स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। मतलब कि ए टू बी में भी आप अगर स्ट्रेस को जीरो करते हैं तो स्ट्रेन जीरो होगा, मतलब बॉडी अपने शेप को रिगेन यहां पर भी कर लेगी। लेकिन अगर आपने हल्का सा स्ट्रेस और बढ़ा दिया, हल्का सा स्ट्रेस अगर आपने और बढ़ा दिया तो बेटा अब प्रॉब्लम है, क्योंकि अब अगर आपने स्ट्रेस जीरो किया, कहां, बी टू सी के बीच में अगर आपने स्ट्रेस जीरो किया तो बॉडी में अब स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर बना रह जाएगा हमेशा के लिए, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर बना रह जाएगा। और ये परमानेंट जो डिफॉर्मेशन है, इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को एक नाम दिया जाता है परमानेंट सेट। इसको नाम देते हैं हम परमानेंट सेट, और इसकी वैल्यू लेस देन रहती है 1%। मतलब क्या हो इसका, फिर से सुनो। आप अगर O से लेके B के बीच में कहीं पर भी स्ट्रेस को जीरो कर रहे हैं तो स्ट्रेन जीरो हो रहा है, मतलब कि बॉडी अपने शेप को पूरी तरीके से रिगेन कर रही है। O से लेके B तक बॉडी के नेचर को मैं क्या बोल के चल रहा हूं, इलास्टिक। O से लेके B तक हो गया। अब अगर आप बेटा B से C गए, हल्का सा भी आपने स्ट्रेस अगर बढ़ा दिया, तो अब अगर आप यहां पर स्ट्रेस जीरो करते हैं तो बेटा स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर रह जाएगा, जिसको कि हम बोल रहे हैं परमानेंट सेट। मतलब इलास्टिक लिमिट के आप आगे हल्का सा भी चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, अब ये यहां से अपना इलास्टिक बिहेवियर खो चुका है, तो यानी अब अगर आप और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो आपको स्ट्रेन और ज्यादा मिलेगा। यानी स्ट्रेस बढ़ाएंगे भले 2 यूनिट, तो स्ट्रेन मिल सकता है 6, 8, 10, 12 डिपेंडिंग अपॉन बॉडी। यानी स्ट्रेस कम बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, और फाइनली बॉडी क्या कर जाएगी, ब्रेक। फाइनली बॉडी हमारी ब्रेक हो जाएगी, और इसीलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। ये जो डी पॉइंट है इसे मैं नाम दे रहा हूं ब्रेकिंग और फ्रैक्चर पॉइंट। ब्रेकिंग और फ्रैक्चर पॉइंट। और दूसरी लास्ट बात ये है इसमें कि जो C से D तक की बात आप ले रहे हैं, या फिर B से लेके D तक की बात ले रहे हैं, B से लेके D तक जो बॉडी का नेचर है, नेचर ऑफ बॉडी, वो है प्लास्टिक। नेचर ऑफ बॉडी वो आपकी क्या है, प्लास्टिक। यानी कि B से लेके D तक नेचर है प्लास्टिक, O से लेके B तक नेचर है इलास्टिक, B से लेके D तक है प्लास्टिक, O से लेके B तक है इलास्टिक, B से लेके D तक है आपका प्लास्टिक, O से लेके B तक है इलास्टिक। तो यार बेसिक चीज इतनी है, यहां से लेके यहां तक आपका बॉडी का नेचर प्लास्टिक है, यहां से लेके यहां तक का नेचर, बॉडी का नेचर आपका कैसा है, इलास्टिक है। तो ये बेटा बेसिक सिचुएशन का ग्राफ बनता है किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। जितनी बातें मैंने यहां पर बोली हैं उनको हम एक प्रॉपर नोट्स फॉर्म में आपके लिंक में दे देंगे नीचे, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तो मैंने सिर्फ समझाया है, ध्यान क्या क्या रखना है, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा, ये परमानेंट सेट कब बनता है। तीसरा, बॉडी का नेचर कहां से कहां तक क्या है, क्योंकि इनके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये हमारा ग्राफ था किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। बाकी इसके ऊपर के जो लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर इस पे जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इस पे, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसे आप ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके प्योर सीबीएसई के लेवल का बताया है, क्योंकि जब कंपटीशन लेवल में आते हैं तो यहां पर एक वर्ड का और इस्तेमाल होता है जिसे बोलते हैं हम
हिस्टेरेसिस, जो ये शेप बना है इसकी वजह से। लेकिन क्योंकि बात अभी सिर्फ सीबीएसई की हो रही है तो मैंने सिर्फ स्कूल लेवल की चीजें डिस्कस करी है। तो बेटा अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।